Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are a public judge with an uncertain legacy. Second one is Japan's continuing struggle with gender parity. And third one is revisiting the S. Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu judgment. एंड फोर्थ वन इज़ SOP फॉर वोट्स. लास्ट का जो दो आर्टिकल है इसको क्लब कर कर एक आर्टिकल बनाया है. सेम ही चीज़ पर है इसलिए एक ही आर्टिकल बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ये बेसिकली आपको जो NV रमन्ना अभी 40th CJI जो थे अभी रिटायर हो गए हैं और आपका उदय उमेश ललित जो है 49th CJI बन गए हैं. तो ये जो NV रमन्ना है उनके बारे में ये जो राइटर हैं प्रॉस एंड कॉन्स जो पॉजिटिव निगेटिव इसमें बात की है. और ये एक बेसिकली इस पे लिखे हैं कि जितना ये कर सकते थे है ना. यहाँ देखिए होप का बात किया जा रहा है. जो प्रॉमिस लगता था उतना उस पर खरे नहीं उतरे. ठीक है. तो इसमें आप इनका जो एक और बात बताते हैं कि जो एज ए जज ये ज़्यादा अच्छा काम किए इन रिस्पेक्ट टू जब ये CJI बने तब. ठीक है ना. CJI में जितना काम करना था उतना नहीं कर पाए. और इसको आप देखे होगे जब ये रिटायर कर रहे थे तो वो माफ़ी भी मांगते हैं. आई एम सॉरी करके आप सुने होंगे. ठीक है ना. तो वो बेसिकली आपका इसको यूटिलाइज उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है. ठीक है. तो कहाँ जैसे एक था कि लिस्टिंग वाला जो बात था कि केस को लिस्टिंग नहीं कर पाए थे. जो मेजर केस है उसको लिस्ट नहीं कर पाए, उस पर बात नहीं कर पाया गया. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फॉर्मेशन नहीं हो पाया. तो अभी इसी पे बात करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव उनका जो वर्क है उस पर अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा कि उनका जो ऑर्डर है जैसे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन लगा था जम्मू कश्मीर में उस पर बात किए थे. वो बोले थे कि ये टेम्प्रेरी हो सकता है और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में भी रहेगा. ऐसा कुछ जजमेंट था 2020 में. फिर उसके बाद CJI को RTI के अंदर में भी यही लाए हैं. ठीक है. उसके बाद सेडिशन लॉ है, उसको भी सेडिशन लॉ जो बार बार लग जाता था कोई भी चार्ज किया तो सेडिशन लॉ लगा देता था गवर्नमेंट. तो उसको भी ये अभी रोक दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब तक नहीं होता जब तक इस पर ज़्यादा काम आप जजमेंट वगैरह नहीं देने के लिए. ठीक है. उसके बाद आपका बेनामी ट्रांजेक्शन है उस पर भी इनका जो ऑर्डर है वो एक रिमार्केबल है. एक पॉजिटिव एंगल इनका शो करता है. इसके बाद उनका जो डेथ पेनाल्टी पे जो रिकॉर्ड है वो कंपेरेटिवली कम देते हैं या उस जजमेंट में जो लिखा जाता है डेथ पेनाल्टी के बारे में तो वो भी एक पॉजिटिव नोट्स ही हैं इनके लीगेसी में एक ऐड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आप बात करोगे तो ये एक तरह से आप देखोगे कि ये 11 अपॉइंटमेंट की हैं सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है ना. अपने CJI रहते हुए और एक बार में तो 9 अपॉइंटमेंट एक ही साथ कर दिए थे. ठीक है ना. 11 किए इसमें. उसके बाद 200 अपॉइंटमेंट आपका जो है वेरियस हाई कोर्ट में इनका हुआ है, किया गया है. इसके बाद ये भी एक और इनका ये इंश्योर करा है कि हमको फीमेल जो है पहला फीमेल CJI मिल सकता है, मिलेगा हमको 2027 में. ठीक है ना. तो उनके लिए अभी जस्टिस VV नागराथन ठीक है ना उनको अपॉइंट किए हैं. तो ये बन सकती हैं आने वाले टाइम में. बन सकती क्या मतलब बनेंगी 2027 में. ठीक है. तो ये एक पॉजिटिव नोट है उनका. निगेटिव में अगर आप बात करोगे तो जैसे कि एक तो लिस्टिंग जो है ना जो मेजर जो लिस्टिंग करना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाना था वो नहीं कर पाए है ना. यही इसी के लिए वो सॉरी बोले थे. ठीक है ना. जैसे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड इस पे बात नहीं अभी तक हुआ. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ. 370 पे नहीं हुआ. हिजाब जो बैन किए थे स्कूल में उस पर भी नहीं हुआ. फिर आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन मिला था उस पर भी नहीं हुआ. आधार अमेंडमेंट जो हुआ था उस पर भी नहीं हुआ. तो ये जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था उस पर ये बात नहीं कर पाए. ठीक है. राइटर तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि जाते जाते एक फ्री बीस पे अननेसेसरी चीज़ फ्री बीस पे बात करके चले गए. ये राइटर का मानना है, मेरा बात नहीं है. ठीक है. खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसमें एक कंसर्न जो था मतलब निगेटिव वाले में एक और था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जज में इनका एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है कि एक तरह से एक फेल टू एलिवेट जस्टिस AK खुरैशी टू हाई कोर्ट डिस्पाइट हिज सीनियरिटी परफॉर्मेंस एंड रिपुटेशन. इनको नहीं कर पाए थे एक है ना. तो ये एक इनका एक इशू. और एक दूसरा है संजीव बनर्जी एक जज थे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास थे. उनको ट्रांसफ़र करके मेघालय भेज दिया गया. ठीक है ना. मेघालय अब दोनों में अंतर क्या है. 75 जज मद्रास में 75 जज का स्ट्रेंथ है और मेघालय में 4 जज का है. तो ये क्यों भेजा गया ये भी क्वेश्चन मार्क उनके काम पे उठाता है. ठीक है. तो यही है. ज़्यादा इसमें हमको नहीं लगता है कुछ पूछेगा. इसमें एक और है फॉल्ट लाइन है कि क्या क्या और इसमें कंट्रोवर्सी वाला बात था. तो आप एक देखोगे कि 2013 में एक चीज़ और बात निकल के आया था कि जो इनको जब अपॉइंटमेंट किया जा रहा था 2000 में. ठीक है ना. 2000 में आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट हो रहा था उस समय राम जेठमलानी थे हमारे
लॉ मिनिस्टर। तो वही उस समय इनको अपॉइंट करवाए थे, और 2013 में फिर से ये राम जेठमलानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये हाई कोर्ट में रहने लायक नहीं था। तो उस समय में एक बात निकल के बाहर आई कि आप ही ने इनका नाम सजेस्ट किया था जब हाई कोर्ट 2 बार इनको रिजेक्ट कर दिया था कॉलेजियम, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट जो है ट्वाइस रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको जब अपॉइंट हो रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम 2 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट जो उस समय में 2000 में जो गवर्नमेंट थी वो उनको फिर से कंसीडर किया और उनको अपॉइंट किया हाई कोर्ट में। तो यहाँ एक मैटर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक अगला है कि जब इनको बनने से पहले, सीजीआई बनने से पहले इन पे एक केस जो स्टार्ट हो गया था, है ना। वो जो उनकी बेटी जो है लैंड जो अमरावती में जो है कम दाम में ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन खरीदी थी, तो उस पर इंक्वायरी स्टार्ट हो गया था, इन्वेस्टिगेशन। और भी बहुत सारा चीज़ था इसमें कि भाई जो रिपोर्टिंग हो रहा था तो रिपोर्टिंग को बैन कर दिया गया था वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा। तो वो सब का ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि हाँ, एक तो कॉलेजियम रिजेक्ट किए हुए था, हाई मतलब लैंड मामले में इनके पे केस मतलब इंक्वायरी चल रहा था। उसके बाद जगमोहन रेड्डी जो वहाँ के सीएम थे वो भी कंप्लेन किए थे इनके बारे में। और एक और जो लास्ट इसमें बात किया गया है कि जब ये सीजीआई बने थे तो जो विलेज में गए थे अपने, तो उस समय बहुत ही मतलब पूरे जो होता है ना कि पब्लिक के साथ उधर होके गए थे, तो वो रिलेशन बता रहा था कि इतना हाइप करके दिखा रहे थे। तो ये 4 चीज़ है जो उनका निगेटिव शो करता है, ठीक है ना। एज ए सीजीआई ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी आप सीजीआई पे थे, ठीक है। तो ये मेरा, इससे कंपेरेटिवली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये वाला पॉइंट याद रहेगा कि जो मेजर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे जो केस है उसका नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखने का बात आएगा। बाकी और चीज़ हमको नहीं लगता कोई यूपीएससी में खास कर काम आने वाला है, फिर भी ये टॉपिक मेन आर्टिकल में था तो इसको ले लिया हमने। अगला हमारा है जापान कंटिन्यूइंग स्ट्रगल विद जेंडर पैरिटी। अब देखिए इसमें ये बेसिकली हम पूरा नहीं लिए हैं, इसका वही आर्गूमेंट लिए हैं जो आप इंडिया में भी उसको यूज़ कर लोगे। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात होगा जेंडर इनइक्वालिटी का, तो आप ये जो आर्गूमेंट इस आर्टिकल में जनरेट हुआ है वही आर्गूमेंट आप यहाँ इंडिया वाला में भी डालोगे, ठीक है। तो अच्छा आर्गूमेंट है, आपको ऐसे भी पता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि क्या क्या वहाँ का फाइंडिंग है जो उसमें बात की है। तो एक तो आपको पता है कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, 2022 में इंडिया का 135 है 146 कंट्री में, ठीक है। वहीं पे जापान का 116 है, ठीक है। ये G7 में जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें सबसे ख़राब इनको ये कंडीशन माना जा रहा है। इसके अलावा इसमें क्या फाइंडिंग आया है कि जो आपका जो जेंडर इक्वालिटी है हेल्थ में और एजुकेशन में तो अच्छा है, ठीक है ना, ये पता है ना। अब इसमें दिया हुआ था 0.97 या 0.53, हम उसको यूज़ नहीं किए। बस आप ये जान लो कि जेंडर इक्वालिटी जो है आपका हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन इसका जो लीडरशिप रोल में है या पॉलिटिकल और सीनियर पोस्ट पे जो है, इस केस में अगर आप देखोगे इसका तो ये बहुत ख़राब रोल है, ठीक है ना। लीडरशिप रोल में पीछे है, पॉलिटिक्स में पीछे है, सीनियर ऑफिस एंड मैनेजर के पोस्ट पे वुमेन का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता है। एक ये जो है जो मेजर इंपॉर्टेंट जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, यही कारण माना जा रहा है सारा इनइक्वालिटी का, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ माना गया है कि जो जापान में जो मैन का वेज डिफरेंस है, अगर मैन 100 रुपया अगर आदमी को मिलता है तो उसी काम के लिए इसको 57 एक तरह से कर सकते हो। ये अगर 100 रुपीज़ टोटल वुमेन ये है ना, जापान वुमेन अर्न अबाउट 57% दैट ऑफ द मैन, ठीक है ना। अगर 100 रुपया मैन कमाता है तो 57 ही वुमेन कमाती है, और ये एक तरह से OECD कंट्री में सबसे ख़राब है, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, आपको अभी इससे एनालाइज करना है कि पहले तो इसको देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट कि भाई ये सारा चीज़ है इनइक्वालिटी होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जेंडर इनइक्वालिटी जो आपको ये दिख रहा है 116 है, तो उससे क्या क्या असर होगा। तो अगर ये इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी होगा तो ये भी यही असर देखने को यहाँ भी मिलेगा। जैसे शार्प डिक्लाइन इन मैरिज रेट एंड फर्टिलिटी इन जापान, वहाँ देखने को मिला। तो इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो इंडियन कंटेक्स्ट में, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। दूसरा है द हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ केयर गिविंग एंड मदरहुड हैज़ मेड जापानीज़ वुमेन परसीव, मतलब कि अब जो जापानीज़ वुमेन को ये लगता है कि चाइल्ड जो शादी और बच्चा पालना बर्डन के तौर पे वो लोग देख रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये है। तीसरा है लो मैरिज रेट हैव लेड टू, एक तो ये होगा कि अगर मैरिज रेट कम है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कारण क्या है कि जो सिंगल आदमी होता है वो इन्वेस्ट कम करता है कंपेरिजन टू हाउस होल्ड। इसका एग्जांपल है दिया था इसमें कि अगर इंडिविजुअल कोई रह रहा है तो वो अपना रेंट के रूम में रह सकता है, लेकिन अगर शादीशुदा आदमी है तो वो चाहता है कि वो एक घर ले, तो घर जब लेगा तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट
है इन्वेस्टमेंट, और उसके आगे और भी एक घर बनने में बहुत सारा चीज़ लगता है, बहुत मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, बहुत सारा गुड्स लगता है, तो वो सारा एक तरह से कंजम्पशन में ही आएगा, और उसको जब वो बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो एक तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा लो बर्थ रेट जो है, लो बर्थ रेट जो है आने वाले टाइम में क्या करेगा, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। जैसे आदमी जन्म नहीं ले रहा है तो जो पहले से है वही तो वहाँ पे रहेगा, तो अब एजिंग पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो कमाने वाला तो घट गया, क्योंकि बर्थ तो ले नहीं रहा है। तो अब क्या होगा कि जो वहाँ का एक्सचेकर है, जो स्टेट को एक तो पेंशन देना पड़ेगा, जो एज, ठीक है ना, पेंशन तो देने का बर्डन है ही है, मतलब पेंशन देने का बर्डन है, लेकिन नया वर्क फोर्स जो है वो एंट्री नहीं हो रहा है उसके इकोनॉमी में। तो ये एक तरह से फिजिकल अकाउंट में एक तरह से डिस्ट्रेस पैदा करेगा, ठीक है। अगला आपका है जेंडर इनकम गैप, जो है एक तरह से आपका डोमेस्टिक डिमांड को भी कम करेगा। डोमेस्टिक डिमांड मतलब मान लो कि एक अगर वुमेन, एक सिर्फ आदमी कमा रहा है एक घर में, मान लो वाइफ हस्बैंड है और एक सिर्फ हस्बैंड कमा रहा है, तो वो डिमांड के उस समय में कितना का वो खरीदारी करेगा। अगर मैन और वुमेन दोनों कमा रहा है, दोनों को उतना ही वेज मिल रहा है, तब कितना डिमांड जनरेट करेगा। तो ऑफकोर्स जब दोनों को बराबर मिलेगा या गैप कम रहेगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा डोमेस्टिक डिमांड का, यही बात हो रही है। तो इसमें जो आपको जो ले जाना है, जो यूपीएससी में अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आएगा, तो आपको दो एंगल बताना होगा इसमें। एक तो इकोनॉमिक एंगल आपको बताना होगा कि इकोनॉमिक कैसे हमारा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है अगर हमारे जेंडर इनइक्वालिटी अगर रहता है तो, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर पढ़े होगे जेएस मिल को, अगर इथिक्स में पढ़ना है हम लोग को, तो उसमें यही बात बोलता है कि आप वुमेन को अपने लिए, उसके लिए मत हेल्प करो कि हम वुमेन का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, आप वुमेन को इसलिए हेल्प करो कि आपका खुद इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। खैर उस पर एक अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी अगर अभी बात करेंगे तो। फिर आप दो चीज़ ध्यान रखना कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, अगर हम उसको अगर हेल्प करेंगे, जितना गैप कम होगा उतना अच्छा हमारा इकोनॉमी भी होगा। और भी बहुत सारा जोड़ सकते हो आप, ठीक है, जो इसमें नहीं जोड़ा है तो हम लोग उसको अभी लेते नहीं, ठीक है ना। कभी आएगा दूसरा टॉपिक तो उसमें बात करेंगे। ये यहाँ का हुआ। इसमें जो वहाँ के भी सेंजो एबे जो थे, फॉर्मर जो आपका पीएम थे, वो एक इसी चीज़ को कंटेक्स्ट में, अच्छा एक इसी चीज़ को सोचते हुए वो बोले थे कि वुमेन इकोनॉमी करके वुमेनोमिक है ना, इसके लिए बात किए थे। इसमें बेसिकली यही चाह रहे थे कि जो ये चीज़ ऐसा थोड़ी है कि पहली बार आज 2 साल में इतना घट गया है, जेंडर जो इनइक्वालिटी है बढ़ गया है, पहले से ही आया जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें, और नीचे जो है इसमें लेसन लर्न वाला में, उसमें हम लोग देखेंगे क्या और मेजर कंसर्न था कि ये जो सेंजो एबे थे इसके लिए बात कर रहे थे, है ना, वुमेनोमिक्स में के लिए। तो इसमें एक एम था, इसका क्या था, एम क्या था कि आपका फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उसका जो लीडरशिप है उसको 30% तक ले जाना 2022 में, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब ये इसको 2022 तक ले जाना था, 30% नहीं हो पाया। अब ये 2030 तक ये टारगेट को कर दिया गया कि 2030 तक हम लोग 30% हमारा लीडरशिप पोजीशन में, पार्लियामेंट में मान लो वहाँ के पार्लियामेंट में 30% आदमी को, वुमेन को हम लोग जगह देंगे, ठीक है। अभी मेजर कंसर्न जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जो चीज़ हम बता रहे थे कि आपको ले क्या जाना है, ये आर्गूमेंट, ठीक है ना, यही आर्गूमेंट है कि देखिए एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जेंडर इनइक्वालिटी में भी सही हो जाएगा। अभी एग्जांपल आप जापान का देख लिए, एजुकेशन में और आपका हेल्थ में, दोनों में ही अच्छा है, लेकिन आपका जेंडर इनइक्वालिटी है वहाँ पे। तो ये चीज़ इसमें जो पहला मेरा पॉइंट है वही है, इन्वेस्टिंग इन वुमेन एजुकेशन एंड हेल्थ मे हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ दैट सोसाइटी इज ट्रैप्ड इन जेंडर नॉर्म्स दैट रेस्ट्रिक्ट वुमेन फ्रॉम कैपिटलाइजिंग देयर इन्वेस्टमेंट फॉर देमसेल्फ, द सोसाइटी एंड द कंट्री। यही बात है। इसमें एक चीज़ बात किया गया था कि दूसरा पॉइंट यही हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाई पर कैपिटा इनकम भी गारंटी नहीं देता है कि आपका जेंडर इक्वालिटी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जेंडर वाला जो कंसर्न है वो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स में जो डीप रूटेड है। कहाँ से रूट इसका कहाँ है? सोशल और कल्चरल नॉर्म में। इसमें इस आर्टिकल में एग्जांपल जो दो लेडीज़ लिखी हैं वो बताई है कि वहाँ का जो कल्चर है वो आज भी वुमेन को उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल जो भाषण में ये बात 2-3 एग्जांपल वो दी है कि वुमेन को पार्लियामेंट में नहीं लाया जाए क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव है, इस तरह से वुमेन बच्चा पैदा करने की मशीन है, इस तरह से वो जो पॉलिटिकल एरिना में ये बात हो रही है। तो एक तरह से वहाँ का माइंड सेट शो कर रहा है वुमेन के प्रति, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे उतना डेवलपमेंट के बाद भी वुमेन का जो कंडीशन है उतना मतलब इनइक्वालिटी बना ही हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 3 चीज़ बताया इसमें
कि एक तो बताया कि एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन में सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं आप इक्वालिटी पा सकते हो, पर कैपिटा इनकम भी अच्छा हो जाए तो इक्वालिटी नहीं आ सकता है। और एक और है कि अगर कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा है तो ये भी गारंटी नहीं देता है कि वो आपका जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे अचीव ही कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा ये जो 3 चीज़ है यही आपको कैरी करना है, ठीक है ना। बाकी तो डेटा उसका है। तो ये आर्गूमेंट है, अच्छा आर्गूमेंट है, तो इस आर्गूमेंट को आप अपने ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में जब मेंस वगैरह में लिखने में आएगा तो इसको यूज़ कीजिएगा, 3 आर्गूमेंट, ठीक है ना। तो इसमें टेक अवे पॉइंट आपका यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए 2-4 बार, हम कितना बार, ये हमको लगता है आज 5वां है हम लोग का इस जो फ्री वीज़ पे बात चल रही है, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो बात हुआ है थोड़ा सा नया इसमें डेवलपमेंट आया, इसीलिए हम इसको लिए हैं, ठीक है ना। पहले तो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि एक आप क्या बनाइए, कमेटी बनाइए, सेंट्रल कमेटी, उसी पे बहस चल रही थी। अभी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट जो है 3 जज बेंच बना दिया है इस मैटर को कंसीडर करने के लिए, ठीक है ना। पहले बात समझ में आया, पहले एक ही पे बात चल रही थी, हम यहाँ पे सारा बात की है। पहले हम लोग सिर्फ इसी पे बात कर रहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है यही बात बोला था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए और इस चीज़ को एग्जामिन कीजिए कि फ्री वेज सही है या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो प्रॉमिस करता है फ्री गुड्स को वो सही है या गलत है। तो इस चीज़ को ही सिर्फ कंसीडर करने का बात था। लेकिन अभी जो है ये 3 जज बेंच के पास चला गया है ये इशू, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिए। तो अभी 2 आर्टिकल को एक जगह करके ये बनाया गया है। एक तो एक्सप्लेनेशन वाला आर्टिकल है, तो इसको शुरू से देखते हैं कि डीएमके जो था 2006 में फ्री कलर टीवी देता है सारे आदमी को, ठीक है। और वो जस्टिफाई करता है कि ये टीवी से क्या होगा कि नॉलेज बढ़ेगा, रिक्रिएशन वैल्यू बढ़ेगा, और जो हाउस होल्ड है वो जो वुमेन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकती है रूरल एरिया में, ठीक है ना। और इसी संदर्भ में वो 30,000 टीवी सेट बांटता है। 2006 में जीत भी जाता है डीएमके। इसी को काउंटर करने के लिए एआईडीएमके 2011 में प्रॉमिस करता है, और देखो प्रॉमिस क्या क्या होता है। बोलता है ग्राइंडर देंगे, जो ग्राइंडर होता है उसको देंगे, मिक्सी देंगे, इलेक्ट्रिक फ़ैन देंगे, लैपटॉप देंगे, 4 ग्राम गोल्ड थाली देंगे, 50,000 का जो जिसका शादी हो रही है जिस लड़की का उसको 50,000 का चेक देंगे, ग्रीन हाउस देंगे, 2 kg जो 20 kg राइस जो राशन कार्ड होल्डर है सबको, इवन दोज अबव द पॉवर्टी लाइन। ये इसका 2011 का था। इसी को चैलेंज करके एक तमिलनाडु के ही एक आदमी थे, यही सुब्रमण्यम बालाजी जो है, एस बालाजी। तो ये मिस्टर बालाजी जो जाते हैं और चैलेंज करते हैं, ये चैलेंज इस पे करते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर जो स्टेट खर्चा कर रहा है वो अनऑथराइज है, ठीक है ना, इम्पर्सिबल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, ठीक है। ये मद्रास कोर्ट में जाता है, मद्रास को इसको खारिज कर देता है कि नहीं जो हो रहा है वो सही है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। अब इसको फर्दर जो है बालाजी कहाँ लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आपका 3 अभियुक्त हुआ, एक बालाजी का रिप्रेजेंटेशन, एक तमिलनाडु गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। तो ये 3 व्यू में हम लोग देखेंगे। तो बालाजी की तरफ से जो बोल रहा था कि ये गलत है, वो क्या जो उसका आर्गूमेंट क्या था कि जो आप नॉन एसेंशियल कमोडिटी के लिए आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो डालते हो, एक तरह से इलेक्टोरल ब्राइब है ना, इलेक्टोरल ब्राइब है, और वो आपका सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये एक तरह से उसको हम क्या माना, इलेक्टोरल ब्राइब। दूसरा में इसमें बात माना कि आप ये जो सामान देते हो एक पार्टिकुलर वर्ग को ही देते हो, तो एक तरह से ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी वाला बात कि सभी को एक समान मानने वाला है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड टू सर्टेन सेक्शन, ये ना ऑफ पीपल वाज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 आर्गूमेंट इधर से पेश हुआ बालाजी के साइड से। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या बोली कि भाई ये जो हम दे रहे हैं ये फ्री वाइज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है पहला तो स्टेट नहीं है ना, और फ्री वीज जो है एक वेग टर्म है। दूसरा बात ये बोला कि जो प्रॉमिस जो इम्प्लीमेंट करता है पार्टी वो गवर्नमेंट बनने के बाद करता है, और वो जो प्रॉमिस जो देता है वो एक तरह से डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए देता है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी वाला जो बात है यहीं से रेज होता है। दूसरा एक और बात बोलता है, जो हम प्रॉमिस जो है इम्प्लीमेंट कराते हैं वो एक तरह से एक स्कीम बनता है, गाइडलाइन के तहत आता है, और पूरा प्रोसेस के साथ ऊपर जाकर लेजिस्लेचर से अप्रूव होके आगे जाता है। तो इस तरह से आप मतलब ये 2 आर्गूमेंट ये समझ लो कि एक तो हम वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट नहीं होता है, फ्री वीज वेग टर्म है, उसके बाद हम डीपीएसपी को फुलफिल कर रहे हैं, अपना डीपीएसपी में जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, और तीसरा क्योंकि ये पूरा लीगल प्रोसेस के थ्रू ये जाता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। खैर करप्ट प्रैक्टिस नहीं, अपना आर्गूमेंट ही मान लो कि ये जितना भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक तरह से पूरा प्रोसेस के थ्रू
मतलब लीगल प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है, तो इसलिए आप इसको गलत नहीं मान सकते। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्गूमेंट था। 2 आर्गूमेंट सुन लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो ये कंस्टिट्यूट करती है, ये एक तरह से पहले ही मान ली, आपको ऐसे भी पता ही होगा कि ये जजमेंट है 2013 वाला, 2013 का जो जजमेंट है उसमें इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना था, ठीक है ना, ठीक है। और उसमें भी यही माना कि भाई जो ये एक तरह से ये डीपीएसपी का जो लागू करवाने वाला है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको वो फुलफिल कर रहा है, एक ये भी था पार्ट। इसके बाद इसमें ये चीज़ बोला, इट इज़ अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट एंड नॉट एन इंडिविजुअल कैंडिडेट, ठीक है ना। फ्यूचर गवर्नमेंट का कैंडिडेट मतलब ये जो प्री प्रॉमिस जो करता है, इलेक्शन से पहले जो प्रॉमिस करता है, वो फ्यूचर गवर्नमेंट एक तरह से उसको लागू करने वाला, अगर जीतेगा तो, ठीक है ना, कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं लागू करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी 2 चीज़ माना कि ये जो फ्री बीज है एक तरह से अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है इलेक्शन में। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट कर एक गाइडलाइन बनाइए और उस गाइडलाइन को आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल करिए, ठीक है। तो ये आज का एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ था। इससे आगे हम लोग जो आज का जो आपका एडिटोरियल में जो था उसमें ये बात हुआ कि भाई पहले हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए थे, अभी 3 जज बेंच दे दिए। अब ये 3 जज बेंच में क्या क्या हमको देखने, ये जो 3 जज बेंच है वो क्या क्या देखेगा? तो पहला जो है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयरिज्म, सोशलिज्म और प्री इलेक्शन प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज, इसको एक देखेगा, इस है ना, इस पे नज़र रखेगा। इसके अलावा आपका जो वेग टर्म था फ्री वीज में, उसको यहाँ पे क्लियर करेगा कि भाई जो वेलफेयर स्कीम को और जो मटेरियल जो हम अनाउंस करते हैं, मतलब गुड्स जो अनाउंस करते हैं हम लोग प्री पोल में, उसको ये दोनों को अलग करके देखने का ये यहाँ पे ये भी काम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको भी ध्यान रखना होगा कि ये बेंच इस चीज़ पे भी ध्यान देगा कि क्या जुडिशियल इंटरवेंशन सही है। बेंच हैज़ इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन द मैटर एंड वेदर एनी इन्फोर्सेबल ऑर्डर कैन बी पास, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि ये मैटर पूरा का पूरा जो है एग्जीक्यूटिव का है और लेजिस्लेचर का है। इसमें जुडिशियल कहाँ तक जा सकता है, इस चीज़ पे भी ये जो बेंच है देखेगी आगे कि क्या किया जा सकता है। तो 3 चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अभी ये जो 2 नया डेवलपमेंट हुआ है कि 3 जज बेंच बना है और वो क्या क्या देखेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का 3 टॉपिक है हमारा। जस्ट एक रिमाइंडर कि आप ऐसा करिए, नोटिफिकेशन आप लोग अपना ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए। लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, बताइए कहीं गलती हो रही है तो आप वो भी कमेंट करिए, उससे हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को आगे भेजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।